मेरी गर्लफ्रेंड ने एक बार मुझसे कहा था कि उसे दिखावा करने वाले अमीर लोग दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत हैं। इसलिए पूरे 6 साल तक मैंने सिर्फ उससे प्यार करने के लिए खुद को गरीब बनाकर रखा। लेकिन जिस दिन मैं अपनी असली पहचान बताकर उसे प्रपोज करने वाला था, उसी दिन मैंने उसे एक फेरारी के अंदर किसी दूसरे आदमी को किस करते हुए देख लिया और उसने खुलेआम अपने अफेयर को स्वीकार भी कर लिया। मैं अपने फोन को घूरता रहा, जिस पर लगातार न्यूज अलर्ट्स आ रहे थे और उनके बीच सेलिना का ब्रेकअप टेक्स्ट भी था। मैंने ठंडी मुस्कान के साथ अपनी सेक्रेटरी से कहा, आज से सेलिना के लिए सब कुछ बंद कर दो। मैं अपनी मुलायम सीईओ चेयर पर पीछे टिक गया और फोन में न्यूज फोटोज देखने लगा। तस्वीरों में सेलिना फूल की तरह मुस्कुरा रही थी। वह एक लाल स्पोर्ट्स कार में बैठी एक आदमी के गले में बाहें डालकर उसे पूरे जुनून से किस कर रही थी और उसके बाद दोनों के साथ होटल में दाखिल होने की तस्वीरें भी थीं। सेलिना ने इसे छिपाने की जरा भी कोशिश नहीं की थी। हर एंगल से उनकी फोटोज मौजूद थीं। ओह, सही है, मैं तो लगभग भूल ही गया था। उसकी मौजूदा हैसियत को देखते हुए शायद उसे अब कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं रही थी। वह एक अनजान डी लिस्ट एक्टर से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सबसे चर्चित राइजिंग स्टार बन चुका था और उसके करियर का हर कदम बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ा था। चाहे इंडस्ट्री हो या ऑनलाइन बज़, हर जगह सब कुछ उसके पक्ष में था। लोग उसकी इमेज से प्यार करते थे और अब उसे दुनिया भर में मशहूर ब्रांड एबल की एंडोर्समेंट भी मिल चुकी थी। उसका करियर तेजी से ऊंचाइयों पर पहुंच रहा था। इस पूरे समय में किसी को भी यह अजीब नहीं लगा कि वह बस एक सामान्य म्यूचुअल रोमांस का आनंद ले रहा है, बल्कि लोग उसकी तारीफ करते थे कि वह प्यार के लिए सब कुछ दांव पर लगाने वाला आजाद मिजाज इंसान है। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि उसके सारे रिसोर्सेज और उसकी पूरी रेप्यूटेशन पर्दे के पीछे मैंने तैयार की थी। मुझे वह दिन याद आया जब मेरी पहली मुलाकात ब्रायन से हुई थी। वह रोते हुए कह रहा था कि वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के गंदे रूल्स और उन्हें बनाने वाले लोगों के आगे कभी नहीं झुकेगा। उसने कसम खाई थी कि वह साफ हाथों के साथ स्पॉटलाइट में खड़ा होगा। कितना हास्यास्पद है। मैं सचमुच उस समय उसकी बातों पर विश्वास कर बैठा था और इतने सालों तक उसका साथ देता रहा। अब जबकि उसे लगता है कि वह अपने दम पर खड़ा हो सकता है और वह मुझसे अलग होना चाहता है, तो ठीक है, जाने दो उसे। मैंने फोन नीचे रखा और सामने खड़ी सेक्रेटरी से कहा, सेलिना की सारी सपोर्ट बंद कर दो और उन डायरेक्टर्स को भी बता दो कि अब उन्हें मेरी खातिर उसे कास्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब से सिर्फ सामान्य तरीके से कास्टिंग होगी। मिस्टर जो, मैं सब ठीक से संभाल लूंगा, आप निश्चिंत रहिए। सेक्रेटरी कई सालों से मेरे साथ काम कर रहा था। वह अच्छी तरह समझ गया कि मेरा मतलब क्या था। सेलिना को तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के यही गंदे रूल्स सबसे ज्यादा नफरत थे, लेकिन मैं ही वह इंसान था जिसने वे रूल्स बनाए थे। पहले मैं उसे उनसे बचाकर रखता था, लेकिन अब नहीं। मिस्टर जो, एक और बात, एबल ने फिर से इनविटेशन भेजा है। वे पूरी ईमानदारी से आपको अपने लॉन्च इवेंट में बुलाना चाहते हैं। चेयरमैन ने भी कहा है कि इस बार आपको जरूर आना होगा, नहीं तो वह खुद आपको लेने आ जाएंगे। इससे पहले एबल के हेड ऑफ ऑपरेशंस कई बार मुझे उनके लॉन्च इवेंट में आने का इनविटेशन भेज चुके थे, लेकिन मुझे पता था कि सेलिना भी वहां होगी। इसलिए मैं कभी नहीं चाहता था कि उसे पता चले कि वही इंडस्ट्री इनसाइडर जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करती थी, असल में मैं ही हूं। इसलिए मैं हर बार मना कर देता था। इसी वजह से मेरी अपनी कंपनी के चेयरमैन, जो मेरे पिता थे, कई बार मुझे फोन कर चुके थे। पिछले कई सालों में मैंने सिर्फ सेलिना की खातिर ऐसे न जाने कितने बड़े इवेंट्स छोड़ दिए थे कि इंडस्ट्री के लोग तक सोचने लगे थे कि जो कॉरपोरेशन का सीईओ शायद मंक बन गया है। तभी आखिरकार मेरी आंखें खुलीं। मैंने सोचा कि सेलिना पर मैंने कितना मैन पावर, कितने रिसोर्सेज और कितना टाइम बर्बाद किया है। इसीलिए मैंने अपनी सेक्रेटरी से कहा, एबल को रिप्लाई कर दो कि मैं आऊंगा और मेरे पिता को भी फोन कर देना। उनसे कहना कि नेथन वापस आ गया है और अब उन्हें कंपनी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब वे बस आराम से अपनी रिटायरमेंट एंजॉय करें। जी, वेलकम बैक मिस्टर जो। सेक्रेटरी के चेहरे पर राहत भरी मुस्कान आ गई। फिर वह ऑफिस से बाहर चला गया और मैंने वे सस्ते कैजुअल क्लोथ्स उतार दिए जिन्हें मैं इतने सालों से पहन रहा था। आखिरकार मैंने अपने लंबे समय से अनदेखे हेयर भी ठीक से स्टाइल करवाए। अगले दिन तय समय पर मैं एबल लॉन्च इवेंट पहुंच गया। दुनिया के सबसे बड़े कॉस्मेटिक्स ब्रांड्स में से एक होने के कारण एबल का लॉन्च इवेंट शहर के सबसे आलीशान होटल में आयोजित किया गया था। उस दिन वहां मौजूद लगभग हर व्यक्ति कोई बड़ा सेलिब्रिटी या प्रभावशाली बिजनेस फिगर था। हर मीडिया आउटलेट के रिपोर्टर्स ने पूरे होटल को चारों तरफ से घेर रखा था। मेरी सेक्रेटरी ने कार होटल के बाहर रोकी और पूछा, मिस्टर जो, क्या मैं पहले से फोन करके प्रेस को हटवा दूं? मैंने कहा, जरूरत नहीं, मुझे इसकी आदत है। सेलिना के साथ बिताए उन सालों में मैंने खुद को एक साधारण इंसान की तरह गायब रहना सिखा दिया था। ये रिपोर्टर्स हमेशा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के पीछे भागते थे और मैं, जो कॉरपोरेशन का वह सीईओ जो कई सालों से पब्लिक आई से गायब था,
उनके लिए किसी अनजान चेहरे से ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन मेरी सेक्रेटरी फिर भी चिंतित थी, इसलिए मैंने उसे कार पार्क करने भेज दिया और खुद सीधे होटल के अंदर की ओर बढ़ गया। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। रिपोर्टर्स रेड कारपेट पर मौजूद बड़े नामों की कवरेज में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैंने सिक्योरिटी को अपना इनविटेशन दिया ही था कि तभी मेरे पीछे अचानक समुद्र की लहर की तरह चीखों की एक जबरदस्त गूंज उठी। सेलेना, सेलेना, सेलेना! मैं उस शोर की तरफ मुड़ा और देखा कि सेलिना लाल फेरारी से बाहर उतर रही थी। उसकी बांह एक स्लिक हेयर्ड आदमी की बांह में फंसी हुई थी। आज वह खास तौर पर बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी हर मुस्कान में जैसे कोई जादू छिपा हो। मैं तो लगभग भूल ही गया था कि उसकी प्राकृतिक खूबसूरती पहले से ही कमाल की थी और अब एबल के मेकअप के साथ वह वहां मौजूद हर दूसरी महिला से कहीं ज्यादा चमक रही थी। वह अनजान लड़की नहीं रही थी जिसे कभी ड्रिंकिंग टेबल्स पर इधर उधर धकेला जाता था। वह बड़ी सहजता से प्रेस और फैंस का अभिवादन कर रही थी। उसकी पतली गोरी बांह स्वाभाविक रूप से उस आदमी की बांह में लिपटी हुई थी। वह उसके पास ऐसे खड़ी थी जैसे कोई नन्ही चिड़िया अपने साथी के सहारे सिमटी हो। लेकिन जैसे ही उसकी नजर एंट्रेंस पर खड़े मुझ पर पड़ी, उसके चेहरे की मुस्कान उसी पल जम गई। उसके पास खड़े आदमी ने उसकी अचानक बदली हुई हालत देखी और उसकी नजर का पीछा करते हुए सीधे मेरी तरफ देखा। यह आदमी मेरे लिए पूरी तरह अनजान नहीं था। मेरी सेक्रेटरी पहले ही मुझे उसकी फोटो दिखा चुकी थी, लेकिन उस समय मैं सेलिना के बर्थडे की तैयारी में इतना व्यस्त था कि मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उससे इस तरह आमने सामने मुलाकात होगी। सेलिना के उलझे और घबराए हुए चेहरे के विपरीत उसकी प्रतिक्रिया कहीं ज्यादा स्वाभाविक थी। उसने सेलिना का हाथ अपनी बांह से हटाया और उसे कसकर पकड़ लिया, फिर ऐसे अंदाज में मेरे सामने से गुजरा जैसे जानबूझकर मुझे चुनौती दे रहा हो। उसने दोनों इनविटेशन सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में फेंकते हुए कहा, आज एबल का बड़ा इवेंट है, अपना काम ठीक से करना। किसी भी ऐसे वैसे अनजान आदमी को अंदर मत घुसने देना। इतना कहकर उसने मेरी तरफ उकसाने वाली मुस्कान फेंकी और सेलिना को लेकर अंदर चला गया। उसकी इस बचकानी हरकत पर मैंने बस हल्की सी मुस्कान दी। घमंडी और अपने आसपास किसी को कुछ न समझने वाला। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नए आने वाले ज्यादातर लोगों की यही बीमारी होती है। मैंने ऐसे न जाने कितने लोग देखे थे। उनके अंदर जाने के बाद मैं भी होटल लॉबी में दाखिल हुआ। साफ दिखाई दे रहा था कि इस बार एबल ने पैसों की बिल्कुल परवाह नहीं की थी। पूरे होटल की हर मंजिल ऊपर से नीचे तक सेलिना के विशाल पोस्टर से ढकी हुई थी। मैंने तो बस एक बार अपनी सेक्रेटरी से यूं ही कह दिया था कि सेलिना मेरी गर्लफ्रेंड है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे लोग बात को यहां तक पहुंचा देंगे। मुझसे आगे चल रही सेलिना लॉबी में घुसते ही लोगों की भीड़ से घिर गई। उनमें ज्यादातर प्रोड्यूसर्स और ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो उससे किसी न किसी तरह का फायदा उठाना चाहते थे। लेकिन सेलिना को लगता था कि इस तरह सबका ध्यान अपने ऊपर होना उसे पसंद है। वह पूरी सहजता से सबको संभाल रही थी। मैं अपनी सीट ढूंढ ही रहा था कि तभी अचानक सेलिना का बॉयफ्रेंड मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने एक बैंक कार्ड मेरे हाथ में पटका और कहा, मुझे पता है तुम कौन हो। तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए है ना? इसमें 1 लाख है। अब यहाँ से दफा हो जाओ। 1 लाख। मैंने बैंक कार्ड को अपनी उंगलियों में पलटते हुए उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई मूर्ख हो। लगता है मैं इतने सालों से इतना लो प्रोफाइल रहा था कि अब उसके जैसे नए आदमी की भी हिम्मत हो गई थी कि मेरे सामने इस तरह अकड़ दिखाए। लेकिन शायद मेरे चेहरे का तिरस्कार उसे लालच लगा, इसलिए वह और भी घमंड से बोला, तो बेब सही कह रही थी, तुम्हारे जैसे आदमी उसकी मोहब्बत के लायक नहीं है। मैं इसमें और 1 लाख जोड़ देता हूँ, लेकिन आज के बाद अगर तुम उसके आसपास दिखाई दिए तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत? मैंने उसकी तरफ व्यंग्य भरी नजर से देखा, जैसे किसी मसखरे को देख रहा हूँ। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक मामूली नया आदमी मुझे कीमत चुकाने की धमकी दे रहा था। पूरी जिंदगी में किसी ने मुझे इस तरह धमकाने की हिम्मत नहीं की थी। उसने सचमुच मेरी दिलचस्पी जगा दी थी। वह घमंड से बोला, क्या तुमने जो कॉर्पोरेशन एंटरटेनमेंट डिवीजन का नाम सुना है? सुन लो, मैं बहुत जल्द उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला हूँ। बेब ने बताया कि तुम बस कोई मामूली स्क्रिप्ट सुपरवाइजर हो। तुम्हें हटाने में मुझे सिर्फ एक फोन कॉल लगेगा। जो कॉर्पोरेशन एंटरटेनमेंट डिवीजन। ये नाम सुनते ही मैं लगभग हंस पड़ा। अरे, वह तो मेरी अपनी कंपनी थी। मैं उसे कब साइन करने वाला था? तभी मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले सेक्रेटरी ने मुझे जिन फोटोज का एक ढेर दिखाया था वे सिर्फ नए कैंडिडेट्स की लिस्ट थी। वे सिर्फ कंसिडरेशन में थे। अंतिम फैसला हमेशा मेरा होता था। ये सोचकर ही हंसी आ रही थी कि उसने कंसिडरेशन को ही फाइनल सिलेक्शन समझ लिया था। सच ही कहा जाता है, अज्ञानता सबसे बड़ा सुख है। वह फिर बोला, अब तो डर गए होंगे। सच्चाई स्वीकार कर लो, तुम और बेब अब एक ही दुनिया के लोग नहीं रहे। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। उसके चेहरे पर भरे घमंड और तिरस्कार को देखकर मेरे भीतर घृणा की लहर उठी। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और अपनी सेक्रेटरी को कॉल लगाया। हेलो मिस्टर जो, मैं अभी अंडरग्राउंड पार्किंग से ऊपर आ रहा हूँ। जल्दी की जरूरत नहीं, मैंने शांत स्वर में कहा।
मुझे सिर्फ ये पूछना था कि जिन न्यूकमर्स को हम साइन करने वाले हैं उनमें। मैं अचानक बीच में रुक गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मुझे अभी तक इस आदमी का नाम तक नहीं पता था। तो तुम्हारा नाम क्या है? मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। क्या मजाक कर रहे हो? तुम मुझे पहचानते तक नहीं? उसे साफ लगा कि वह कोई बहुत बड़ा आदमी है और वह तुरंत ऐसे भड़क उठा जैसे किसी ने बिल्ली की पूंछ पर पैर रख दिया हो। मेरे पास उसकी बकवास सुनने का अब कोई धैर्य नहीं बचा था, इसलिए मैंने सीधे अपनी सेक्रेटरी से कहा, सेलिना का बॉयफ्रेंड। समझ गया मिस्टर जो, निश्चिंत रहिए, मैंने उसका नाम साइनिंग लिस्ट से पहले ही हटा दिया है और दूसरी एजेंसी से भी संपर्क कर लिया है। अब ब्रायन को भी कोई साइन नहीं करेगा। अच्छा, समझ गया। मैंने ये कॉल सिर्फ ये पक्का करने के लिए किया था कि सेक्रेटरी ने मुझे जो लिस्ट पहले दिखाई थी वही साइनिंग लिस्ट थी। जहां तक कॉन्ट्रैक्ट की बात है, लगता है वह भी सच ही था। जैसे ही मैंने फोन नीचे रखा, पीछे से सेलिना की झुंझलाहट भरी आवाज आई, नेथन, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने घटिया हो कि इस तरह की बचकानी हरकत करोगे। मैंने कॉल के दौरान अपनी आवाज बिल्कुल धीमी नहीं रखी थी, इसलिए सेक्रेटरी के साथ हुई मेरी पूरी बातचीत सेलिना ने साफ साफ सुन ली थी। मुझे तो यह भी पता नहीं चला था कि वह कब मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। मैं धीरे से मुड़ा और उसके चेहरे पर गुस्से से भरा भाव देखा। वह तेजी से ब्रायन के पास गई, उसके बगल में खड़ी हुई और मुझसे बोली, मैंने अपने ब्रेकअप टेक्स्ट में सब कुछ बिल्कुल साफ लिख दिया था। अब हम दोनों पूरी तरह अलग दुनिया के लोग हैं। क्या तुम मेरा पीछा करना बंद कर सकते हो? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो बस मुझे कॉल कर देना, मैं भेज दूंगी। मैंने कहा, सेलिना, खुद को इतना महत्वपूर्ण मत समझो। मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ और न ही पैसे के लिए आया हूँ। सच तो ये है कि अब मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे इनविटेशन मिला है, बस इतनी सी बात है। ब्रायन हंस पड़ा। कृपया, क्या तुम्हें लगता है ये कोई खुला बाजार है जहाँ कोई भी अंदर चला आए? क्या तुमने सिक्योरिटी को रिश्वत देकर अंदर घुसने की कोशिश की है? उसने पास से गुजर रहे एक स्टाफ मेंबर को पकड़कर कहा, अरे ये आदमी बिना इनविटेशन के अंदर घुस आया है, तुम लोग कुछ करोगे भी या नहीं? स्टाफ मेंबर ने विनम्रता से जवाब दिया, माफ कीजिए सर, यहाँ आने वाले हर गेस्ट का रजिस्ट्रेशन उसके रियल नेम से किया जाता है। ऐसा होना संभव नहीं है। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। इतना कहकर वह चला गया। ब्रायन का चेहरा तुरंत उतर गया। तभी सेलिना खुद आगे बढ़ी और लगभग आदेश देने वाले लहजे में बोली, नेथन, हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। मैं तुमसे कह रही हूँ कि यह तमाशा बंद करो। आज जो हुआ उसे यहीं खत्म कर देते हैं, नहीं तो इवेंट शुरू होने के बाद मैं सिक्योरिटी से कहकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी। मैंने कहा, ओह, तो तुम मुझ पर एहसान कर रही हो। क्या मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए? बस करो नेथन। मुझे नहीं पता तुम यहाँ कैसे अंदर आए, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि यहाँ हर सीट किसी न किसी के नाम पर तय है? इवेंट शुरू होते ही अगर तुम्हारे पास सीट नहीं हुई तो चाहे मैं कुछ कहूँ या नहीं, ऑर्गेनाइजर्स खुद तुम्हें बाहर जाने के लिए कह देंगे। मेरी सलाह है कि अभी चुपचाप चले जाओ। सेलिना की बात खत्म होते ही ब्रायन की आंखें चमक उठीं। उसने सेलिना का हाथ पकड़कर कहा, रुको, इतना मजेदार तमाशा कैसे छोड़ सकते हैं? फिर उसने आसपास खड़े लोगों की तरफ ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा, सब लोग इधर आओ, यहाँ एक पापाराज़ी बिना अनुमति के अंदर घुस आया है। पापाराज़ी का नाम सुनते ही लोग तुरंत सतर्क हो गए। उसकी बात सुनते ही बड़ी भीड़ जमा हो गई और स्वाभाविक रूप से मैं सबके गुस्से का निशाना बन गया। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। वहां मौजूद एक भी चेहरा मेरे लिए परिचित नहीं था, फिर भी वे सब मुझे घृणा से देख रहे थे। कुछ लोग तो मुझे गालियां तक देने लगे। सेलिना के चेहरे पर भी बेचैनी दिखाई देने लगी। उसने शायद नहीं सोचा था कि ब्रायन अचानक इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर देगा, लेकिन उसे मेरी चिंता नहीं थी। उसे डर था कि कहीं मैं हमारे बीच हुई बात सबके सामने न बता दूं और उसकी बेइज्जती न हो जाए, क्योंकि उसकी नजर में मैं अब भी वही गरीब स्क्रिप्ट सुपरवाइजर था। इसलिए उसने भीड़ की तरफ देखकर कहा, सभी लोग, ये मेरे कुछ ज्यादा ही जुनूनी फैंस में से एक है। कृपया इसके साथ ज्यादा सख्ती मत कीजिए, इसे बस जाने दीजिए। फिर उसने मेरी तरफ मुड़कर धीमी आवाज में कहा, नेथन, बस चले जाओ। अगर बात और बढ़ गई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नेथन, ये नाम कुछ जाना पहचाना क्यों लग रहा है? सेलिना की आवाज धीमी थी, लेकिन पास खड़े एक आदमी ने फिर भी सुन लिया। उसने भौहें सिकोड़कर कुछ देर सोचा और फिर अचानक कहा, अरे याद आया, जो कॉरपोरेशन के सीईओ का नाम भी नेथन जो ही है ना? उसकी यह बात भीड़ के बीच ऐसे गिरी जैसे कोई बम फट गया हो। उसी पल सेलिना और ब्रायन दोनों ने अविश्वास से मेरी तरफ देखा, लेकिन मुझे नहीं लगा कि यहाँ कोई मुझे पहचान ले तो उसमें गर्व करने जैसी कोई बात है। मेरा चेहरा पूरे समय शांत रहा। उनकी प्रतिक्रियाओं का अब मुझ पर कोई असर नहीं था। तभी जब सब लोग मेरी पहचान को लेकर बहस करने लगे तो एक बिजनेसमैन जैसा दिखने वाला अधेड़ आदमी सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, यह बात ठीक नहीं बैठती। मैंने सुना है कि मिस्टर जो आजकल ऐसे इवेंट्स में बहुत कम आते हैं। यहाँ तक कि पापाराज़ी को भी नहीं पता कि वह कहाँ है। उनके यहाँ आने की संभावना बहुत कम है। दूसरे ने तुरंत कहा, हाँ, मैंने भी यही सुना है। इस बार एबल ने मिस्टर जो को 7 इन्विटेशंस भेजे थे, बार बार बुलाया था, लेकिन उन्होंने एक भी स्वीकार नहीं किया। ये आदमी खुद को नेथन बता रहा है।
शायद यह नकली है। यहाँ की हर सीट इनविटेशन के हिसाब से तय की गई है। चलो सब मिलकर देख लेते हैं। अगर मिस्टर जो के नाम की कोई सीट नहीं है तो यही साबित हो जाएगा कि यह इम्पोस्टर है। जैसे ही आखिरी आदमी ने यह बात कही, वहां मौजूद सभी लोग मानो बिजली का झटका लगने की तरह हरकत में आ गए और पूरे हॉल में पागलों की तरह सीट्स खोजने लगे। उन्होंने एक एक सीट का नाम देखकर जांच की, लेकिन कहीं भी मेरा नाम नहीं मिला। तभी सबने राहत की सांस ली, खासकर सेलिना ने। उसकी आंखों में जो डर और उलझन थी वह पूरी तरह गायब हो चुकी थी और उसकी जगह फिर से ठंडी बेरुखी लौट आई थी। देखा, मैंने पहले ही कहा था कि मिस्टर जो बिना बॉडीगार्ड्स के कभी नहीं आएंगे, और खासकर अपने पर्सनल सेक्रेटरी मिस्टर वॉन्ग के बिना तो बिल्कुल नहीं। वह तो लगभग मिस्टर जो की परछाई हैं, कभी उनका साथ नहीं छोड़ते। अब सब पूरी तरह यकीन कर चुके थे कि मैं जो कॉरपोरेशन का सीईओ नहीं हूँ, इसलिए उनकी नजरों में मैं बस एक मामूली पापराज़ी था जिसे वे जैसे चाहें वैसे धक्का दे सकते थे। ब्रायन तो और भी आगे बढ़ गया। उसने ऊंची आवाज में सिक्योरिटी से मुझे बाहर निकालने की मांग कर दी। तभी जब नीचे की मंजिल पर हंगामा अपने चरम पर था, एक बेदाग सूट पहने हुए आदमी धीरे धीरे दूसरी मंजिल से नीचे उतरता दिखाई दिया। उसने नीचे हो रहे शोर को देखा, हल्का सा भौहें सिकोड़ लीं, फिर सीढ़ियों पर खड़े होकर ऊंची आवाज में कहा, शांत। उसकी आवाज सुनते ही वहां मौजूद हर व्यक्ति तुरंत उसकी तरफ मुड़ गया। जैसे ही लोगों ने सीढ़ियों पर खड़े उस आदमी को पहचाना, सबने एक साथ गहरी सांस ली और पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। वहां सिर्फ मैं ही था जिसके चेहरे पर अब भी हल्की मुस्कान थी, मानो इस आदमी की मौजूदगी से मुझे जरा भी फर्क न पड़ता हो। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरा, ब्रायन और सेलिना तुरंत उसकी तरफ भागे। मिस्टर हुआंग, क्या नीचे का शोर आपको परेशान कर गया? सेलिना ने सावधानी से मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे चलते हुए पूछा। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि एबल का रीजनल डायरेक्टर और सेलिना का मौजूदा सहारा डायरेक्टर हुआंग था। लेकिन हुआंग ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने बस हल्की सी नाक सिकोड़ कर कहा, मैं यहाँ मिस्टर जो के लिए आया हूँ, और हाँ, अब मुझे मिस्टर हुआंग मत कहना, आगे से डायरेक्टर हुआंग कहकर बुलाना। डायरेक्टर हुआंग, आप किस मिस्टर जो की बात कर रहे हैं? ब्रायन ने धीमी आवाज में पूछा, लेकिन हुआंग ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह सीधे मेरी तरफ बढ़ गया। जैसे जैसे वह मेरे पास आता गया, मेरे आसपास खड़े सभी लोग अपने आप रास्ते से हटते चले गए। जब हुआंग मेरे सामने पहुंचा तो उसने गहरा सम्मान दिखाते हुए झुककर कहा, माफ कीजिए मिस्टर जो, ये मेरी गलती थी कि आपको इस तरह का शोर और परेशानी झेलनी पड़ी। हुआंग की इस अचानक की गई हरकत ने पूरे हॉल को स्तब्ध कर दिया। काफी देर तक कोई कुछ बोल ही नहीं पाया। आखिरकार ब्रायन को होश आया और वह भाग कर आगे आया। डायरेक्टर हुआंग, कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही? ये तो बस एक स्क्रिप्ट सुपरवाइजर है। छटाक। ब्रायन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि हुआंग ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। फिर उसने पास रखे शैंपेन का एक ग्लास उठाया, उसे अपने हाथों पर उड़ेला और हाथ ऐसे धोने लगा जैसे ब्रायन को थप्पड़ मारने से उसके हाथ गंदे हो गए हों। अंधे बेवकूफ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मिस्टर जो की पहचान पर सवाल उठाने की हैसियत रखते हो? तभी वॉन्ग ने सम्मान से हाथ बढ़ाकर कहा, इस तरफ आइए मिस्टर जो, आपकी सीट दूसरी मंजिल पर है। मैंने आपके लिए पहले ही एक प्राइवेट टेबल तैयार करवा दिया है। आइए खाना खाते हुए बात करते हैं। ठीक है। मैं बिना ब्रायन और सेलिना की तरफ एक नजर डाले उनके पास से गुजर गया और सीधे सीढ़ियां चढ़ने लगा। तभी मेरी सेक्रेटरी थोड़ी देर से वहां पहुंची। मिस्टर जो, मैंने सेलिना और ब्रायन के सभी कमर्शियल डील्स ब्लॉक कर दिए हैं। उन डायरेक्टर से भी बात पूरी हो चुकी है। क्या आपको और किसी चीज की जरूरत है? सेक्रेटरी वोंग तेजी से सीढ़ियां चढ़कर मेरे पास आया और मुझे रिपोर्ट देने लगा। मुझे हमेशा उसके काम पर पूरा भरोसा रहा है। मैंने डॉक्यूमेंट्स को सरसरी नजर से देखा और वापस उसके हाथ में देते हुए कहा, नीचे मौजूद उन सभी लोगों की पूरी जानकारी निकालो और जैसा उचित हो वैसा हैंडल करो। मुझे नीचे उनकी वजह से बहुत अपमान सहना पड़ा है। अब हिसाब उनसे भी बराबर करने का समय आ गया है। मेरी बात सुनकर सेक्रेटरी वोंग ने ठंडे भाव से सिर हिलाया। मैं समझ गया कि उसके दिमाग में पहले से ही पूरी योजना तैयार है। इस समय तक हुआंग के माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी थीं। उसकी पोजीशन भले ही ऊंची थी, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता था कि उसकी तुलना किससे की जाए। मेरे सामने एबल का रीजनल डायरेक्टर होना भी कोई बड़ी हैसियत नहीं रखता था। जैसे ही मैं दूसरी मंजिल पर पहुंचा, नीचे पूरी लॉबी में हड़कंप मच गया। किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि मेरी असली पहचान सच निकलेगी। ब्रायन पछतावे से पागल हो उठा। उसका मन कर रहा था कि खुद को बार बार थप्पड़ मार ले, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ सेलिना वहीं जड़ होकर खड़ी रह गई। वह बस खाली नजरों से देखती रही कि कैसे हुआंग पूरे सम्मान के साथ मुझे वीआईपी रूम तक लेकर जा रहा था। आखिरकार एबल की ब्रांड एम्बेसडर होने के बावजूद भी सेलिना की हैसियत इतनी नहीं थी कि वह हुआंग के साथ एक ही टेबल पर बैठ सके। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि अचानक सेलिना का फोन बज उठा। कॉल उसकी मैनेजर का था। अब भी सदमे में खड़ी सेलिना ने फोन उठाकर कान से लगाया। अगले ही पल उसकी मैनेजर की गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी, सेलिना, तुमने आखिर किसे नाराज कर दिया? जिन डायरेक्टर्स ने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए थे, उनमें से कई लोग पूरी तरह पीछे हट गए हैं
और जिन नए एंडोर्समेंट्स की बात चल रही थी उन्होंने भी अभी अभी कॉल करके कैंसिल कर दिया है। आखिर तुमने किया क्या है? मैनेजर की बात सुनते ही सेलिना जैसे होश में वापस आई और डर से दूसरी मंजिल की तरफ देखने लगी। वह अभी एक शब्द भी नहीं बोल पाई थी कि उसकी मैनेजर फिर चिल्लाई, सेलिना, मैं तुम्हें साफ बता रही हूँ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि तुमने किसे नाराज किया है। अभी तुरंत जाकर उनसे माफी मांगो। किसी भी तरह उनसे तुम्हें माफ करवाना होगा, नहीं तो अपने करियर को हमेशा के लिए अलविदा कह दो। क्लिक। कॉल कट गया। सेलिना पूरी तरह स्तब्ध रह गई। जब से उसका रिश्ता मुझसे जुड़ा था, उसका करियर हमेशा बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ता रहा था। उसकी मैनेजर तो लगभग उसकी पूजा करती थी, लेकिन अब जब पहली बार इतनी बड़ी मुसीबत सामने आई तो सेलिना पूरी तरह घबरा गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करे। उसी समय ब्रायन और नीचे मौजूद बाकी सभी लोगों के फोन्स भी लगातार बजने लगे। जैसे जैसे वे कॉल्स उठाते गए, उनके चेहरे पल भर में सफेद पड़ते गए। शायद यह उनकी जिंदगी के सबसे डरावने कॉल्स थे। ब्रायन ने जैसे ही फोन नीचे रखा, उसकी आंखों की सारी चमक गायब हो गई और उसकी जगह खालीपन और निराशा ने ले ली। जिन फिल्म्स पर उसे सबसे ज्यादा गर्व था, वे सब एक साथ रोक दी गई थीं। यहाँ तक कि जिस नई प्रोडक्शन में वह शामिल होने वाला था, वहां से भी उसे साफ बता दिया गया कि अब उसकी जरूरत नहीं है। इससे भी बड़ी बात, अब वह जो कॉरपोरेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का सपना भी भूल सकता था। एक ही झटके में उसका पूरा एंटरटेनमेंट करियर लगभग खत्म हो चुका था। उस दिन के बाद से वह इस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं रहा। दूसरी तरफ मैं हुआंग के साथ वीआईपी रूम में पहुंच चुका था। जैसा मैंने सोचा था, वहां पहले से ही एक शानदार बैंक्वेट टेबल सजाई गई थी, लेकिन जिसने मुझे सचमुच चौंका दिया वह यह था कि वहां पहले से ही कोई शांति से बैठा हुआ था। उसे देखते ही मैं ठिठक गया और अनायास मेरे मुंह से निकला, डैड, आप तो मालदीव्स में थे, अचानक वापस कैसे आ गए? वहां बैठे हुए इंसान और कोई नहीं बल्कि पूरी जो कॉरपोरेशन के सबसे बड़े अधिकारी और मेरे पिता चेयरमैन जो बा थे। जब से मैंने कंपनी संभाली थी, तब से उन्होंने रिटायरमेंट लेकर मालदीव्स में रहना शुरू कर दिया था। मैं हर साल समय निकालकर उनसे मिलने जाता था, लेकिन सेलिना के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद मैं कई वर्षों से उनसे मिलने नहीं गया था। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह खुद वापस आ जाएंगे। उन्होंने हल्की सी नाक से आवाज निकाली और बोले, अगर मैं वापस आकर तुम्हारी हालत न देखता तो तुम पूरी कंपनी का कबाड़ा कर चुके होते। फिर उन्होंने हाथ से इशारा किया और मुझे अपने पास बैठने को कहा। हुआंग और मेरी सेक्रेटरी दोनों समझदार थे। वे तुरंत एक तरफ हट गए और हमारे पिता पुत्र की बातचीत में दखल देने की हिम्मत नहीं की। नेथन, मैंने सब कुछ सुन लिया है। एक औरत की वजह से कंपनी की परफॉर्मेंस को प्रभावित होने देना ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा नहीं है। और सबसे हास्यास्पद बात यह है कि आखिर में उसी औरत ने तुम्हें छोड़ भी दिया। अगर यह बात बाहर फैल गई तो तुम्हें अंदाजा है हमारी कंपनी की रेप्यूटेशन को कितना नुकसान होगा? मैंने सिर झुकाकर कहा, मुझे पता है डैड, मैं पहले ही इसे ठीक करने में लग गया हूँ। मैं मानता हूँ कि कुछ समय के लिए मैंने अपना संतुलन खो दिया था। अगर सेक्रेटरी वांग इतनी मेहनत से कंपनी को मैनेज न कर रहे होते तो आज परफॉर्मेंस इससे कहीं ज्यादा खराब होती। लेकिन अब जबकि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो इस छोटे से नुकसान की भरपाई अभी भी की जा सकती है। मेरे पिता ने फिर नाक से आवाज निकाली और बोले, सिर्फ नुकसान की भरपाई करने से क्या होगा? मैं इस बार वापस तुम्हारे भविष्य का फैसला हमेशा के लिए करने आया हूँ, ताकि आगे कभी कोई तुम्हारी भावनाओं का फायदा न उठा सके। मैंने जानबूझकर हैरानी दिखाते हुए कहा, रुकिए, सच में जो कॉरपोरेशन के सीईओ की भी अरेंज्ड मैरिज होगी? मैं अच्छी तरह जानता था कि मेरे पिता मुझे किसी भी लड़की से यूं ही शादी करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन वह भी जानते थे कि मैं भी हर फैसला आंख बंद करके मान लेने वालों में से नहीं हूं। तभी वीआईपी रूम के अंदर लगे स्क्रीन के पीछे से एक मीठी आवाज सुनाई दी, नेथन, अगर वह लड़की मैं हूं तब भी क्या तुम्हें मंजूर होगा? जैसे ही वह आवाज मेरे कानों में पड़ी, मेरे पूरे शरीर में अनायास सिहरन दौड़ गई। मैंने उसी पल उस आवाज को पहचान लिया। विवियन, अगर मेरी जिंदगी में कोई एक इंसान था जिससे मैं सबसे ज्यादा डरता था, तो वह निस्संदेह विवियन ही थी। लू कॉरपोरेशन, जो विवियन का परिवार चलाता था, कई सालों से हमारी कंपनी की सिस्टर कंपनी थी। विवियन और मैं लगभग बचपन से साथ बड़े हुए थे, लेकिन वह हमेशा मुझसे कहीं ज्यादा शरारती थी और मस्ती करने के मामले में तो मुझसे कई गुना आगे। यही वजह थी कि आखिरकार उसके पिता ने उसे पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह भी वापस आ चुकी होगी। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, विवियन सचमुच स्क्रीन के पीछे से बाहर निकलकर मेरे सामने आ गई। जैसे ही मैंने उसे देखा, मैं वहीं का वहीं स्तब्ध रह गया। मेरी यादों में वह अब भी वही दुबली पतली, धूप में तपी हुई लड़की थी, जिसकी 2 चोटियां होती थीं और जो मुझे जमीन पर दबाकर पीट दिया करती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ कुछ सालों की जुदाई के बाद वह इतनी खूबसूरत और शालीन युवती बन जाएगी। मैं अनायास ही उसे देखता रह गया, जिससे उसके गाल तुरंत लाल हो गए। वह जल्दी से मेरे पिता के पास भागी और उनकी बांह पकड़कर उनके कंधे से लिपट गई। अंकल जो, लगता है नेथन आपकी बात नहीं मान रहा। उसकी इतनी हिम्मत नहीं।
मेरे पिता ने मेज पर हाथ मारा और गुस्सा होने ही वाले थे। विवियन ने तुरंत उनके कंधे दबाकर उन्हें शांत किया, फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, नेथन, देखा ना, तुम अंकल जो की बात के खिलाफ नहीं जा सकते। उन दोनों को इस तरह साथ मिलकर नाटक करते देख मुझे सचमुच थकान महसूस होने लगी। मेरे पास फिलहाल उनकी बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। एबल का लॉन्च इवेंट शुरू होने ही वाला था, इसलिए मैं अपनी सेक्रेटरी और विवियन के साथ बाहर निकल आया। लेकिन जैसे ही हम वीआईपी रूम से बाहर निकले, बाहर का पूरा कॉरिडोर लोगों से भरा हुआ था। ब्रायन ने मुझे देखते ही दौड़ लगाई और सीधे मेरे सामने घुटनों के बल गिर गया। वह मेरे पैर पकड़ने ही वाला था कि सेक्रेटरी वांग ने एक हाथ से उसे रोक लिया। उसका चेहरा आंसुओं और बहती नाक से पूरी तरह भीगा हुआ था। मेरे कपड़े बेहद महंगे थे। अगर उसने वह सब उन पर लगा दिया होता तो सचमुच मुसीबत हो जाती। नेथन, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे एक मौका दे दो। पहले मैं अंधा था, आज के बाद तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। इस समय वह बिल्कुल ऐसे आवारा कुत्ते जैसा लग रहा था जिसके पास लौटने की कोई जगह नहीं बची हो। उसके चेहरे पर पहले वाला घमंड कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने कुछ पल उसकी तरफ देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मेरे लिए भौंक कर दिखाओ। ब्रायन को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं उससे अचानक कुत्ते की तरह भौंकने को कहूंगा। वह कुछ पल के लिए वहीं जड़ हो गया। जब तक उसे होश आया, मैं उसके पास से आगे निकल चुका था। ये समझते ही कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वह तुरंत जमीन पर झुक गया और जोर जोर से भौंकने लगा। भौं भौं भौं, उसकी आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज उठी। मैंने पीछे मुड़कर हल्की हंसी के साथ कहा, बुरा नहीं, तुम काफी अच्छा भौंकते हो, लेकिन अफसोस, मेरे आसपास पहले से ही कुत्तों की कमी नहीं है। इतना कहकर मैं सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। ब्रायन टूटी हुई रीढ़ वाले कुत्ते की तरह फर्श पर ढह गया था, जबकि उसके चारों तरफ कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी। आखिर यह एक प्रोडक्ट लॉन्च था, इसलिए वहां ऑफिशियल फोटोग्राफर्स पहले से मौजूद थे। प्रोडक्ट की फोटोज लेने से पहले ही उन्होंने यह सनसनीखेज दृश्य अपने कैमरों में कैद कर लिया। इस तरह की खबर की कीमत किसी एबल प्रोडक्ट लॉन्च से कम नहीं थी। आज के बाद ब्रायन पूरी इंडस्ट्री का मजाक बनकर रह जाने वाला था। लेकिन सच कहूं तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इतने वर्षों में न जाने कितने लोग मेरी वजह से तमाशा बन चुके थे। जैसे ही मैं नीचे पहुंचा, सीढ़ियों के नीचे सेलिना ने मेरा रास्ता रोक लिया। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। साफ था कि वह बहुत रो चुकी थी। अगर यह सब पहले हुआ होता तो उसे इस हालत में देखकर मेरा दिल पूरी तरह टूट जाता। लेकिन अब मेरे भीतर कोई भावना नहीं बची थी, बस शांति थी और थोड़ी सी अधीरता। नेथन, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? उसका पहला ही सवाल सुनकर मैं सचमुच कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। रिश्ता तो उसी ने तोड़ा था और अब वही मुझसे पूछ रही थी कि मैं उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा हूं। मेरे पास उससे बहस करने का जरा भी धैर्य नहीं बचा था, इसलिए मैंने सेक्रेटरी वांग को इशारा किया कि वह उसे रोक ले और मैं सीधे ग्राउंड फ्लोर के मेन स्टेज की तरफ बढ़ गया। सेलिना को अब भी अंदाजा नहीं था कि वह कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। वह लगातार चिल्लाती रही, यहाँ तक कि उसने सबके सामने हमारे पुराने रिश्ते की बातें भी बतानी शुरू कर दी। और इसी तरह वहां मौजूद हर इंसान को पता चल गया कि जो कॉरपोरेशन का सीईओ एक डी लिस्ट एक्ट्रेस के लिए पूरे 5 साल तक अपने परिवार और अपनी विरासत से दूर रहा था। इस खुलासे का असर उतना ही बड़ा था जितना ब्रायन का सबके सामने कुत्ते की तरह भौंकना। स्टेज पर चढ़ने से ठीक पहले मैंने आखिरी बार मुड़कर सेलिना की तरफ देखा। उसके लिए मेरे दिल में बची हुई आखिरी दया भी उसी पल खत्म हो गई। मेरे सामने खड़ी यह औरत उस इंसान जैसी बिल्कुल नहीं थी जिससे मैं कभी प्यार करता था, बल्कि अब तो मुझे यह भी शक होने लगा था कि क्या जिन सालों तक मैं उसके साथ रहा वह सचमुच हमेशा से ऐसी ही थी। वह अब भी पागलों की तरह चीख रही थी और जिद कर रही थी कि मैंने उसके लिए जो कुछ भी किया था वह सब एक एक करके सबके सामने बताया जाए। तभी जब वह पूरे जोश में बोल रही थी, विवियन ने अचानक अपना महंगा डिजाइनर बैग हुआंग के हाथ में थमा दिया, एक कदम आगे बढ़ी और सेलिना के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। छटाक! वह साफ और तेज आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। सेलिना की पागलों जैसी चीखें उसी पल रुक गईं। नेथन मेरे फियांसे हैं, पिछले 5 साल से हैं। मुझे नहीं पता तुम कौन सी पागल औरत हो, लेकिन अगर तुमने मेरे फियांसे का एक बार भी अपमान किया तो मैं तुम पर केस कर दूंगी। विवियन की दबदबे भरी मौजूदगी ने पूरे हॉल को शांत कर दिया, यहाँ तक कि मैं भी कुछ पल के लिए चुप रह गया। अगर इस पल तक मुझे उसके बारे में जरा भी शक था तो अब पूरी तरह यकीन हो गया कि यही वही लड़की थी जो बचपन में मुझे जमीन पर दबाकर पीटा करती थी। सेलिना, जिसे अभी अभी थप्पड़ पड़ा था, उसके आधे चेहरे पर तुरंत लाल सूजन आ गई, जबकि विवियन ऐसे खड़ी रही जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने हुआंग से अपना बैग वापस लिया, मेरे पास आई और मेरी बांह में अपना हाथ डाल लिया। फिर मेरी कमर की मुलायम त्वचा को जोर से चुटकी काटते हुए दबी आवाज में बोली, बेवकूफ, तुम्हारी पसंद सच में बहुत खराब है। अगर आज मैंने तुम्हारी गड़बड़ साफ न की होती तो तुम पूरी तरह बर्बाद हो चुके होते। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ उसका हाथ अपने हाथ से ढक लिया।
फिक्र मत करो, अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। प्रेस ने हमारे इस प्यार भरे पल को अपने कैमरों में कैद कर लिया और अगले ही दिन यह हर जगह की हेडलाइन बनने वाला था। एबल लॉन्च का फायदा उठाते हुए मैंने सभी रिपोर्टर्स के सामने घोषणा की कि मैं आधिकारिक रूप से जो कॉरपोरेशन की पूरी जिम्मेदारी संभालूंगा और सिर्फ कुछ दिनों बाद इसी होटल में मैं अपनी फियांसे विवियन से शादी करूंगा, जिससे हमारे 5 साल पुराने रिश्ते का अंत एक वेडिंग के साथ होगा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए यह खबर किसी और बड़े धमाके से कम नहीं थी। कम से कम वे सभी आइडल्स और स्टारलेट्स जो किसी अमीर परिवार में शादी करने का सपना देख रहे थे, अब वह सपना छोड़ सकते थे। लॉन्च के दौरान विवियन भी स्टेज पर आई और उसने हमारे प्यार की एक घड़ी हुई कहानी सुनाई, जो मानना पड़ेगा कि सचमुच बेहद भावुक थी। लेकिन सिर्फ हम दोनों जानते थे कि उसमें से एक भी बात सच नहीं थी। फिर भी जब नतीजा अच्छा हो तो इससे क्या फर्क पड़ता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस सेलिना के हालिया व्यवहार को देखते हुए हम उनके साथ अपनी पार्टनरशिप समाप्त कर रहे हैं। हमारी नई ब्रांड एम्बेसडर होंगी मिस विवियन लू। वांग ने हाथ उठाकर घोषणा की और विवियन मुस्कुराते हुए स्टेज पर चली गई। उसने पूरी सहजता और आत्मविश्वास के साथ प्रेस को संबोधित किया। दूसरी तरफ सेलिना एक फेंकी हुई गुड़िया की तरह फर्श पर बैठी थी, जैसे उसके मालिक ने उसे बेकार समझकर छोड़ दिया हो। उसकी आंखों में सिर्फ राख जैसी बुझी हुई निराशा बची थी। विवियन के बोलने के दौरान एबल के स्टाफ ने तुरंत सेलिना के सभी पोस्टर्स उतार दिए और उनकी जगह विवियन की तस्वीरें लगा दी। सेलिना के उतारे गए पोस्टर्स को लापरवाही से होटल के एक कोने में फेंक दिया गया, बिल्कुल सेलिना की तरह, जो इस समय वहां बैठी हुई खुद भी बेकार और छोड़ी हुई लग रही थी। मुझे लगा था कि इसके बाद सेलिना आखिरकार हार मान लेगी, लेकिन मेरी उम्मीद के उलट वह इंटरनेट पर जाकर रोने लगी और अपनी कहानी सुनाने लगी। उसने मुझे एक ऐसे बेरहम आदमी की तरह पेश किया जिसने 5 साल के प्यार को छोड़कर परिवार की अरेंज्ड मैरिज चुन ली। उसके अंधभक्त फैंस यह पूरी तरह भूल चुके थे कि कुछ ही दिन पहले वह ब्रायन के साथ कितनी घुली मिली हुई थी और उन्होंने अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकालना शुरू कर दिया। लेकिन सच कहूं तो इसका मुझ पर उतना ही असर हुआ जितना हल्की सी फुहार का होता है। इंटरनेट पर लोग चाहे जितना मुझे कोसते रहें, उससे मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। उल्टा इस पूरे हंगामे की वजह से जो कॉरपोरेशन को मुफ्त की जबरदस्त पब्लिसिटी मिल गई और हमारी कंपनी के सभी आर्टिस्ट्स और बिजनेसेस को उसका फायदा हुआ। लेकिन सिर्फ इसलिए कि मुझे परवाह नहीं थी, इसका मतलब यह नहीं था कि किसी और को भी नहीं थी। सेक्रेटरी वॉन्ग ने मुझसे पूछा कि क्या वह सेलिना को सबक सिखाने के लिए कदम उठाए। मैंने मना कर दिया। इसकी वजह यह नहीं थी कि मेरे दिल में उसके लिए कोई पुरानी भावना बची थी, बल्कि इसलिए कि इस समय अगर हम सेलिना के खिलाफ सीधे कार्रवाई करते तो गलत लोग उस बात को तोड़ मरोड़ कर कंपनी को नुकसान पहुंचा सकते थे। लेकिन जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी वह यह था कि जहां सेक्रेटरी वॉन्ग रुके रहे, वहीं विवियन ने बिना किसी झिझक के खुलकर कार्रवाई कर दी। उसने सबसे पहले इंटरनेट पर उन अंधभक्त फैंस को खुलकर लताड़ा, फिर एक पूरी ऑनलाइन कमेंट टीम को हायर करके एबल लॉन्च की वीडियो ट्रेंडिंग पेज पर पहुंचा दी। असली वीडियो फुटेज से ज्यादा भरोसेमंद कोई सबूत नहीं होता। दुर्भाग्य से सेलिना ने ब्रेकअप के समय मुझसे इतने साफ तरीके से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे कि उसके पास हमारी एक भी साथ की फोटो नहीं बची थी। इसी वजह से पब्लिक ओपिनियन की लड़ाई में वह पूरी तरह कमजोर पड़ गई और जो फैंस कभी उसकी सबसे बड़ी ढाल थे, वही अब सबसे तेज तलवार बनकर उसी पर टूट पड़े। बिना किसी शक के ये लड़ाई एक बार फिर विवियन की पूरी जीत के साथ खत्म हुई। जब वह एक विजयी छोटी लड़ाकू मुर्गी की तरह इतराते हुए मेरे ऑफिस में आई तो मैंने एक भी शब्द बर्बाद नहीं किया। मैंने बस उसे अपनी बाहों में खींच लिया और गहराई से चूम लिया। तभी मुझे आखिरकार समझ आया कि मैं वास्तव में क्या चाहता था और मैं सच में किससे प्यार करता था। विवियन को मेरे लिए यह सब करने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी उसने मेरी खातिर इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया, यहाँ तक कि लू कॉरपोरेशन की उत्तराधिकारी और जो कॉरपोरेशन के भावी सीईओ की होने वाली पत्नी के रूप में अपनी पहचान का इस्तेमाल करके भी उसने सार्वजनिक रूप से मेरा साथ दिया। अगर मैं ऐसी लड़की से पूरे दिल से प्यार न करता तो सच में मैं मूर्ख होता। विवियन मेरी इस अचानक हरकत से पूरी तरह चौंक गई। कुछ पल के लिए वह मेरी बाहों में जड़ होकर रह गई, लेकिन अगले ही पल पूरी तरह उस एहसास में खो गई और हर पल का आनंद लेने लगी। चलो शादी कर लेते हैं। काफी देर बाद जब हम एक दूसरे से अलग हुए हाँफते हुए, मैंने आखिरकार उससे यह बात कही। उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए और उसने बिना कुछ कहे शर्माते हुए धीरे से सिर हिला दिया। दोनों परिवारों के साथ मिलकर सारी तैयारियां हुईं और तय समय पर उसी होटल में हमारी शादी संपन्न हुई। चूंकि विवियन के पिता की कोई दूसरी संतान नहीं थी, इसलिए हमारी शादी का मतलब था कि लू कॉरपोरेशन आधिकारिक रूप से जो कॉरपोरेशन में विलय हो जाएगी। दोनों कंपनीज की संयुक्त ताकत के साथ पूरे क्षेत्र की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर प्रभुत्व जमाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था और मेरे द्वारा पर्दे के पीछे किए गए कई इंतजामों की बदौलत विवियन बहुत जल्दी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी उभरती हुई
स्टार बन गई। अनगिनत सेलिब्रिटीज ने सार्वजनिक रूप से उसके साथ काम करने की इच्छा जताई और डायरेक्टर्स तो स्क्रिप्ट्स लेकर सीधे उसके दरवाजे तक आने लगे ताकि वह अपनी पसंद से चुन सके। शादी के दौरान मुझे सेलिना की तरफ से एक रेड एनवलप मिला। मैंने उसे खुद नहीं खोला, मैंने सीधे विवियन को दे दिया। जैसा कि उम्मीद थी, उसके अंदर सेलिना का एक धमकी भरा लेटर था। उसमें लिखा था कि अगर मैं उसके साथ दोबारा रिलेशनशिप में नहीं आया तो वह किसी इमारत से कूदकर जान दे देगी। जाहिर है, मैंने इतनी बचकानी धमकी को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। खुशियों और गर्मजोशी से भरे माहौल में हमारी शादी बिना किसी रुकावट के पूरी हो गई। बाद में सेक्रेटरी वोंग ने मुझे सेलिना की स्थिति के बारे में बताया। आखिर तक भी वह सच में ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा सकी, लेकिन तब तक उसके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं बचे थे। एक भी एजेंसी उसे साइन करने के लिए तैयार नहीं थी और उसे भारी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पेनल्टीज भी चुकानी पड़ी। उन सब दबावों के बीच आखिरकार उसने एडल्ट कंटेंट की शूटिंग करना शुरू कर दिया। जहां तक ब्रायन की बात थी, उसकी हालत सेलिना से भी ज्यादा खराब निकली। इन दिनों वह अमीर औरतों के बीच इधर उधर इस्तेमाल किया जाने वाला सिर्फ एक खिलौना बनकर रह गया था। उसे ठीक से सोने तक का समय नहीं मिलता था। शरीर और मन दोनों से पूरी तरह खाली होकर वह बस एक खोखला खोल बन चुका था। मैं अपने ऑफिस में बैठा सेक्रेटरी वांग द्वारा लाए गए डॉक्यूमेंट्स देख रहा था और मेरा मन पूरी तरह शांत था। इतना समय बीत चुका था कि अब उन दोनों के लिए मेरे दिल में कोई भावना नहीं बची थी। तभी पीछे से दो गोरी और पतली बाहें धीरे से मेरे कंधों के चारों ओर लिपट गईं। विवियन ने पीछे से मुझे अपनी बाहों में भर लिया और अपना नाजुक चेहरा मेरे चेहरे के पास ले आई। नेथन, क्या तुम अपनी पुरानी मोहब्बत फिर से शुरू करने के बारे में सोच रहे हो? मैंने डॉक्यूमेंट्स मेज पर रख दिए और हंस पड़ा। बिल्कुल नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बस एक मजाक पड़ रहा था। इतना कहकर मैंने उसकी तरफ झुककर उसे चूम लिया। काफी देर बाद जब हमारे होंठ अलग हुए, विवियन ने अपनी बाहें मेरी गर्दन के चारों ओर डाल दी। मेरे कान के पास झुककर धीरे से फुसफुसाई, बधाई हो, तुम पिता बनने वाले हो।